आज हम लोग क्लास 12 का भूगोल का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। चैप्टर को लेके कंफ्यूज नहीं होइएगा, अलग अलग किताब में चैप्टर का नाम अलग अलग दे देता है, कहीं अध्याय 6 का अध्याय 5 भी दे देता है। खैर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। तृतीयक क्रियाकलाप किसको बोलते हैं, चतुर्थक क्रियाकलाप किसको बोलते हैं? तो अब तक हम लोग पढ़े थे प्राथमिक क्रियाकलाप में तृतीय आया था, द्वितीय क्रियाकलाप में आपका उद्योग आया था, और तृतीय क्रियाकलाप में इन सब वस्तुओं को बेचना आ जाएगा। जो भी प्राथमिक और द्वितीय में बन के तैयार हुआ उसको बेचना को तृतीयक बोलेंगे। और चतुर्थक में तब फिर क्या बोलेंगे? तो चतुर्थक में और थोड़ा सा एडवांस चीज आ जाता है। जैसे कि अगर आप कोई वकील की अगर हम बात करें तो वकील को कुछ लोग तृतीयक में लेते हैं, लेकिन जब हम लोग एडवांस क्लास में पढ़ते हैं तो उसको चतुर्थक में भी ले लिया जाता है, या कोई भी तरह का शोध कार्य को चतुर्थक में ले लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सेवाएं भी अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे विद्यालय में अध्यापक पढ़ाते हैं, कानूनी राय वकील से ली जाती है, व्यवसायी फीस का भुगतान होने पर अपना सेवा प्रदान करते हैं। तो इन सभी चीजों को सेवा कहा जाता है, और ये सब चीज किससे संबंधित है? तृतीय क्रियाकलाप से। तो तृतीय क्रियाकलाप के क्षेत्रकों को सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। शुरू में अगर हम बात करें आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में काम करता था। अब जो है एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय क्रियाकलाप में रोजगार पाते हैं। हमारे परदादा जी प्राथमिक क्रियाकलाप करते थे, खेती करते थे, लेकिन हम अभी टीचर का काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे हम तृतीय क्रियाकलाप से जुड़े हुए हैं। तो आज जो है पूरे भारत का लगभग 50% हिस्सा तृतीय क्षेत्रों में तृतीयक और द्वितीय क्षेत्रों में संकलित है। प्राथमिक से अब धीरे धीरे लोगों का रुझान हट रहा है। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं भी सम्मिलित होती है। चलिए आगे देखते हैं। एक नलसाज, बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, पोस्टपाल, ये सब क्या है? इसका एक समान उदाहरक है। किसके? तृतीय क्षेत्र के। द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलाप में मुख्य अंतर क्या है? सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन, तकनीक, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलता इसमें ज्यादा निर्भर करती है। अब आता है तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार। अगर आप व्यापारी हैं, या फिर अब तक आप जान चुके हैं आप व्यापारी की दुकान से पुस्तक है, स्टेशनरी खरीदते हैं, बस अथवा रेल द्वारा यात्रा करते हैं, तो आप किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि भाई सामान कुछ नहीं दे रहा है, बस से ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो तृतीय में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है सेवा सेक्टर में क्या क्या आता है। देखिए सेवा सेक्टर में बड़ा है तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, तीनों शामिल है। अब तक क्लास 10 तक हम पढ़े थे तृतीय तक, चतुर्थ और पंचम नहीं पढ़े थे। चतुर्थ क्रियाकलाप में क्या क्या आता है? पहला सूचना आधारित, दूसरा अनुसंधान और विकास आधारित, कि किस प्रकार कुछ लोग अनुसंधान करके कुछ और अच्छा कर सकते हैं। पंचम में आ गया विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक। मतलब जैसे आप लोग कभी संदीप माहेश्वरी का वीडियो सुने होंगे तो उसको परामर्शदाता बोल सकते हैं, ठीक है? तो वो किस में आ जाएंगे? पंचम क्रियाकलाप में हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और ये डाटा आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा खुद से, हम इस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब आता है इसके अलावा दूरभाष पर हम लोग बातें करते हैं, अध्ययन के लिए अध्यापकों के पास जाते हैं, रुग्ण होने पर यानी कि बीमार होने पर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। ये सारा चीज किसमें आएगा? तृतीय क्रियाकलाप में। इस प्रकार व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं कुछ तृतीय क्रियाकलाप है जिसकी सेक्टर में चर्चा की गई है। तृतीय क्रियाकलापों के वर्गीकरण का आधार प्रस्तुत करता है। अब आता है व्यापारिक केंद्र किसको बोलते हैं? तो सिंपल सा में बाजार को व्यापारिक केंद्र कहा जाता है, क्योंकि वहां पे क्रय भी होता है और विक्रय भी होता है। तो फुटकर और थोक व्यापार जिस जगह पे होता है उसको हम लोग व्यापारिक केंद्र बोलते हैं। जहां पे सारा व्यापार होगा उसको क्या बोलेंगे? व्यापारिक केंद्र, ध्यान रखिएगा। अब आता है स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान ने अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया है। व्यापारिक केंद्र, संग्रहण और वितरण बिंदु, मतलब जहाँ पे व्यापार होता है, ठीक है? व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है, मतलब इसको बांटा जा सकता है कि भाई गांव का व्यापार और शहर का व्यापार। गांव का व्यापार छोटा लेवल पे, शहर का व्यापार बड़ा लेवल पे। ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं, वे अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। ये अत्यंत अल्पवर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र, तो देखो हम इसमें क्या बताएं,
सिंपल सा वे हम बोले कि गांव में जो छोटे छोटे विपणन केंद्र होते हैं जहाँ पे सामान को बेचा जाता है उसी को विपणन केंद्र बोलते हैं। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती, ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं। अधिकांश केंद्रों में मंडियां और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। मंडियां मतलब क्या होता है, थोक बाजार, ठीक है। अब फुटकर व्यापारी मतलब जो छोटा रोड के साइड या फिर जो खुदरा बेचता है उसको फुटकर व्यापारी बोल सकते हैं। ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं है, किंतु ग्रामीण लोग की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र। अब देखिए फुटकर व्यापार, यहाँ पर देखिए दिखाया जा रहा है सब्जियों का थोक बाजार। ये आप लोग देखते हैं हाट किनारे लगता है, नीचे में बैठ करके लोग बेचा करते हैं। अब आता है फुटकर व्यापार क्या है। यह वह क्रियाकलाप है, व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है, मतलब कि जो सामने से तुरंत बिक जाता है। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। फेरी, रेहड़ी, तर्क, द्वार से द्वार, डाक आदेश, मतलब कई सारे तरीके से फुटकर व्यापार होता है। कुछ लोग फेरी लगाने का काम करते हैं, कुछ लोग रेहड़ी मतलब एक जगह बैठ करके बेचते हैं और फिर शाम के टाइम में उठा के चले जाते हैं। ट्रक के द्वारा भी बेचा जाता है। द्वार से द्वार तक आप देखेंगे कोई कोई ट्रक वाला आता है, तकिया वगैरह बेचने का काम करता है और फिर बेच करके चला जाता है। डाक आदेश, जब तुम्हारा फ्लिपकार्ट अमेजन नहीं था तो लोग चिट्ठी बेच करके भी किताब वगैरह मंगवाया करते थे, ठीक है। अब हालांकि ये तो जान ही रहे हैं फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह से भी व्यापार होता है। भंडारों पर और सामग्री, फुटकर व्यापार में वृहत स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। विभागीय भंडार वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुख को उत्तरदायित्व देते हैं। मतलब सिंपल सा वे में बोले, फुटकर व्यापारी क्या करते हैं, सबसे पहले नवाचार लाए थे कि किस प्रकार उपभोक्ता सहकारी समुदाय बनाया जाए, बहुत सारे लोग मिल करके काम करें, इस बात पर भी ध्यान रखा जाता है। विभागीय भंडार क्या है, वस्तुओं को खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुप्रयोगों में अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व देना। मतलब सिंपल सा वे में बोले, कुछ लोग मिल करके एक विभाग बना लिए कि भाई हम लोगों को चावल बेचना है, तो एक बड़ा सा रूम ले लिया और सब कोई साथ मिल करके वहां सामान रख रहे हैं। श्रृंखला भंडार क्या है, अत्यधिक मितव्ययिता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं। वे अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। अब आते हैं थोक व्यापार के ऊपर। थोक व्यापार क्या है, तो थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलिए, सौदागरों और पूर्ति घरों द्वारा होता है। मतलब ऐसे लोग, मान लेते हैं सपोज हमको यही कॉपी ही बेचना है, तो इस कॉपी का थोक व्यापार करेंगे तो मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, मेरे अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, और ये सब क्या होता है, इसके लिए पूर्ति घर रखना पड़ेगा जहाँ पे हम इस कॉपी को बहुत ज्यादा मात्रा में रख सके। इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। और थोक विक्रेता क्या करते हैं, प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं क्लासमेट कंपनी का हम पूरा व्यापार करते हैं, थोक में पूरा सारवा में माल देते हैं। अब क्या हुआ, कुछ फुटकर विक्रेता जो छोटे छोटे मतलब एक दो कॉपी बेचता है अपना, वो हमसे उधार ले लिया और लेकर के बेचेगा। और वे लोग क्या करते हैं, फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपना कार्य का संचालन कर लेते हैं। मैंने अपना पैसा लगाया भी नहीं, उधार लेकर के गया, बेच लिया, पैसा हमको लाके दे दिया। अब देखिए परिवहन की बात करें तो परिवहन क्या है, यह एक ऐसी सुविधा है जिसकी मदद से व्यक्ति क्या करते हैं, अपने माल और संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन चाहते हैं कि भैया तेजी से और सक्षम परिवहन हो सके, इस बारे में बात की जाती है। और प्रत्येक अवस्था में जिस प्रकार परिवहन होते जाएगा उस तरह पदार्थ का मूल्य बढ़ते चला जाएगा। जैसे कि मैंने एक दिन एग्जाम्पल दिया था, हाँ उस दिन मुशरत कुमार याद क्लास किए भी थे, जो मैंने कहा था फेयर लवली का एग्जाम्पल दिया था, और मैंने कहा था कि अगर फेयर लवली वहां से ट्रांसपोर्ट के जरिए पहले आएगी तो दिल्ली से बन करके पहले रांची आई, फिर रांची से आपका देवघर आएगी, फिर देवघर से सारवा आएगा, तो दाम उसका बढ़ जाएगा कॉस्ट। और अगर आप डायरेक्ट दिल्ली से माल सारवा मंगा लेते हैं तो आपको कॉस्ट कम लगेगा। परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी, समय दूरी अथवा एक मार्ग पर यात्रा में करने वाले लगे समय के रूप में भी मापा जा सकता है। इसको लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं। परिवहन के साधन
के चयन में, अब देखो परिवहन का साधन कौन सा हम लोग चयन करते हैं, इसमें समय अथवा लागत के संदर्भ में एक निर्णायक कारक है। मानचित्र पर समान समय में पहुंचाने वाली स्थानों को मिलाने वाली समकाल रेखाएं खींची जाती है कि किस रास्ता से हम लोग जो है सामान को पहुंचाएं कि मान सही से हो सकेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है जाल तंत्र और पहुंच। देखो अब सीधा सा भी बोले हम लोग उसी रास्ता से न लाना चाहेंगे जिससे सस्ता हो। अगर कोई भी सामान को रेल से मंगाया जाएगा तो सस्ता पड़ेगा, वहीं अगर हम बोले ट्रक से मंगवाएंगे तो महंगा पड़ेगा। तो ये सब चीज भी वस्तु की कीमत पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब आता है जाल तंत्र और पहुंच। जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती है, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं। ये जाल तंत्र का योजक से मिलकर के बने होते हैं। दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड होता है। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। मतलब बोला जा रहा है दो या दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल क्या कहलाता है, उद्गम बिंदु, गंतव्य बिंदु या कोई बड़ा कस्बा वहां पर नोड होता है। सीधा सा भी बोले अगर हमको सारवा से कोई भी सामान रांची भेजना है तो पहले सारवा से हमको देवघर जाना पड़ेगा। देवघर में आप रुके तो वो आपका नोड हो गया, और वहां से फिर हम कहाँ गए, रांची गए, तो ये आपका नोड हो गया। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है वह योजक कहलाती है। देवघर और रांची का डायरेक्ट बस चलता है ना, देवघर टू रांची चलता है, आपको नहीं पता है, चलता है देवघर से रांची का डायरेक्ट बस। तो देवघर को हम नोड बोलेंगे, और उस रास्ते को क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक सड़क को योजक कहा जाता है। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं जिसका अर्थ है स्थान सुसंबद्ध है। लेकिन क्या देवघर से ट्रेन बस चली तो डायरेक्ट जाके रांची रुकती है या बीच में रुकती होगी, बीच में जिस जगह पे वो रुकती है कुछ टाइम के लिए वो भी नोड कहलाएगी। ठीक है। अब आता है परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। परिवहन को प्रभावित कौन करता है, अब आता है परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतना अधिक होगी। नगरों, कस्बों, गांव, औद्योगिक केंद्र, कच्चे माल, उनके मध्य व्यापार के प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधान को दूर करने के लिए यह जो है उपलब्ध निधियों मुद्रा मार्ग पर निर्भर करती है। मतलब सिंपल सा वे में बोले जो भूदृश्य और जलवायु को क्यों ले रहा है, कारण बता सकते हो। सारवा से देवघर जाना है, रोड एकदम सीधा समतल, हिल खाएगा गाड़ी बेसी नहीं। अगर हम बोले बीच में मिल जाए वो नदी मिल जाए और नदी नाव से पार करवाना पड़ेगा जहाज से, तब खर्चा ज्यादा होगा। तो इसलिए कहा गया यह उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। या पहाड़ मिल जाए, चढ़ाई बेसी होगा तो तेल बेसी खाएगा तो खर्चा बढ़ जाएगा। अब आता है संचार क्या है। संचार सेवाओं में शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया, संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की। ये वास्तव में हाथ, पशुओं, नाव, सड़क, रेल और वायु द्वारा प्रभावित होते हैं। देखो संचार के कारण क्या हुआ, परिवहन करना आसान हो गया। सीधा सा भी बोले मेरे पापा जो है पहले चिट्ठी लिखते थे कि पटना से हमको फलाना किताब मंगाना है, उसका पैसा तुम मनी ऑर्डर कर दो, उसके बाद तुम्हारे पास सामान आता था। मनी ऑर्डर जानते ही हो ना, जिसका फोन पे होता है ना वैसे मनी ऑर्डर होता है, अभी भी चल रहा है। लेकिन हाँ मनी ऑर्डर में तुमको एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा, आपके फोन पे में एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है अभी तक। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है वहाँ संचार का फैलाव सरल होता है। मोबाइल, दूरभाष और उपग्रहों जैसे कुछ विकास ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। पहले संचार का मतलब परिवहन भी होता था, क्योंकि पहले हम क्या बोले चिट्ठी ले जाके देना पड़ता था ना, तो परिवहन उसमें शामिल हो गया। अब शामिल है क्या परिवहन, फोन करेंगे आराम से मेरा काम हो जाएगा। तो मोबाइल, दूरभाष और उपग्रहों जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का साझा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। अतः पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटान डाकघरों द्वारा हो रहा है अभी भी, लेकिन डाकखाना चलता है क्योंकि हर चीज फोन पे अभी भी नहीं हो पाया। अब अगर हम मान लेते कोई गोपनीय चीज भेजना चाहते हैं, फोन पे बात करेंगे तो मेरा बात कोई रिकॉर्ड भी कर सकता है ना, तो उसके लिए लेटर वगैरह ठीक है किसी और के द्वारा। अब आता है दूरसंचार क्या है। दूरसंचार का प्रयोग विद्युत प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा हुआ है। संदेशों को भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी। समय सप्ताह से मिनटों में घट गया, मिनट क्या बोलते सेकंड में घट गया है। और मोबाइल, दूरभाष जैसी नूतन उन्नति ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। तार प्रेषण सुने हो नाम,
पहले के टाइम में तार भेजा जाता था, 3 दिन लगता था तार पहुंचने में। यहाँ से दिल्ली भेजना है तो 3 दिन के बाद तुम्हारा मैसेज वहां पहुंचेगा। मॉट फूड टेलेक्स अब लगभग भूतकाल की वस्तु बन गई। आप तो क्या बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा है। रेडियो और दूरदर्शन भी समाचारों, चित्रों व दूरभाष कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारण करते हैं, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। ये लाइन जरूर याद कर लेना, क्योंकि हिंदी का भी ये क्वेश्चन है। जनसंचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? तो रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, इन सबको हम लोग जनसंचार माध्यम समझते हैं। ये विज्ञापन और मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण है, मतलब विज्ञापन भी उसमें डाला जाता है। विज्ञापन का मतलब, विज्ञापन किसे कहा जाता है? सीधा सा भी हम बोले, आप लोग टीवी पे हमेशा ओप्पो का प्रचार देखते हैं कि ओप्पो फोन में सेल्फी बड़ा मस्त आता है, तो सब लड़की लोग सबसे ज्यादा ओप्पो पसंद करती है। ओप्पो नहीं तो वीवो, बहुत अच्छा सेल्फी आएगा। तो हम लोग देखे कहाँ, सीखे कहाँ से? टीवी देख करके सीखे ना, तो वह विज्ञापन है। इनको जनसंचार माध्यम भी कहा जाता है। अब आता है समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होते हैं। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। अब आते हैं सेवाएं। सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती है। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती है और कुछ लोगों को, कुछ उद्योगों को और कुछ दोनों को। उदाहरण परिवहन तंत्र। अब देखो, सेवा भी अलग अलग तरह का होता है। निम्न स्तरीय सेवा क्या है? पंसारी की दुकान। पंसारी मतलब पंसारी का दुकान यहाँ सर्वम एगो है, एगो क्या, 2-3 गो है। मतलब जहाँ पर तुम्हारा पूजा पाठ का सब सामान मिल जाता है, घेला उला मिल जाता है, ये सब चीज को पंसारी का दुकान बोलते हैं। कोना पर है तुम्हारा हटिया में, ठीक है। पंसारी का दुकान। धोबी घाट, धोबी लोग कपड़ा धोने में काम करता है, तो भाई ये भी निम्न स्तरीय सेवा है। उच्च स्तरीय सेवा में क्या आ गया? लेखाकार, परामर्शदाता, कार्य चिकित्सक जैसे अधिक विशिष्टीकृत सेवा को बोला जाता है उच्च स्तरीय। सीधा सा भी जिसमें आप थोड़ा सा गाली दे करके काम करवा लेते हो, वो हो गया निम्न स्तरीय। जिसमें बड़ा इज्जत रिस्पेक्ट से बात बोलना बोलता है, उसको बोलेंगे उच्च स्तरीय। तुम्हारे घर में जो नौकर है उसको तुम थोड़ा सा खराब वे में बोल देते हो, तो वो निम्न स्तरीय हो गया। अगर आप वही कोई बैंक में जाते हैं, कोई टीचर के पास जाते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसको उच्च स्तरीय सेवा बोलते हैं। बात समझ में आई? हालांकि ऐसा नहीं है कि उन लोगों को गाली देना चाहिए, बस मैं ऐसा बता रहा हूँ कि उन लोगों के साथ थोड़ा खराब बिहेव किया जाता है। नहीं, वो खराब बिहेव थोड़ा उनके साथ किया जाता है, लेकिन वहीं आप डॉक्टर वगैरह के साथ खराब बिहेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवाएं भुगतान कर सकने वाली व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती है। माली, धोबी और नाई शारीरिक श्रम करते हैं। शारीरिक श्रम मतलब शरीर से सकते हैं। और वहीं अगर अध्यापक, वकील, क्या प्रश्न कह रही है? अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार और अन्य मानसिक श्रम करते हैं। देखो, मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम अधिकतर शुरू से ऐसा होता आया है कि मानसिक श्रम को ऊंचा स्थान दिया जाता है, शारीरिक श्रम को निम्न स्थान दिया जाता है। लेकिन हाँ, मेहनत दोनों को करना पड़ता है। अध्यापक लोग भी पढ़ाते पढ़ाते ये दोनों गाल जो है ना अच्छा दर्द करता है, और उसके बाद मन करता है शांति से सोने का। अनेक सेवाएं अब नियमित हो गई है। महामार्गों एवं सेतुओं का निर्माण और अनुरक्षण, अग्निशमन विभागों का अनुरक्षण और शिक्षा की पूर्ति अथवा पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवाओं में से। कुछ सेवा क्या हो गया है? नियमित हो गया है। जैसे सेतुओं का निर्माण करना, सेतु मतलब पुल बनाना, थैंक यू सो मच। अनुरक्षण करना, अग्निशमन विभाग, अग्निशमन विभाग मतलब आग, बिल्कुल। शिक्षा की पूर्ति, पर्यवेक्षण, ग्राहक सेवा, यह सब महत्वपूर्ण सेवा है जिसका पर्यवेक्षण और निष्पादन सरकारों और कंपनियों द्वारा किया जाता है। राज्य और संविधान ने परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जलापूर्ति जैसे सेवाओं के विपणन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए निगमों की स्थापना की है। स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिकी विधि और प्रबंधन व्यावसायिक सेवाएं हैं। कुछ कुछ चीज क्या है? व्यावसायिक सेवा है, मतलब उस सेवा के बदले पैसा मिलता है। जैसे हम बोले टीचर का काम, स्वास्थ्य का देखभाल जो करते हैं डॉक्टर लोग। ठीक है, भूगोल का पढ़ा रहे थे। स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिकी विधि और प्रबंधन व्यवसाय। देखो, सेवा का चर्चा हो रहा है। एक मिनट, तुम बताओ, सेवा का चर्चा हो रहा है तो कौन क्षेत्र का होगा? सेवा का क्षेत्र, हाँ, सेवा क्षेत्र तुम्हारा तृतीयक में आ जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आता है मनोरंजनात्मक और प्रमोद सेवाओं की स्थिति बाजार पर निर्भर करती है। अब देखो, मनोरंजनात्मक और प्रमोद सेवा, प्रमोद सेवा किसको बोलेंगे? नहीं पता। तुम लोग कहीं सुने होंगे कि मुर्गा को लड़वाया जाता है, कबूतर को उड़ाया जाता है,
तो ये सब जो है ना प्रमोद सेवा, मतलब आमोद प्रमोद, मन लगाने के लिए सेवा। जादूगर कहीं आया है तो जादूगर लोग वहीं पर आता है जहाँ से उसका इनकम ज्यादा है। बैठिए ना सर, तुरंत हम कर देते हैं। चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या बोले, प्रमोद सेवा समझ में आ गया। मल्टीप्लेक्स और रेस्तरां की स्थिति केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के अंदर अथवा निकट हो सकती है। मतलब इसके अलावा मल्टीप्लेक्स, अब मान लेते हैं सारवा में मल्टीप्लेक्स खुलेगा, क्या बहुत चलेगा क्या? नहीं, देवघर में ज्यादा चलता है, क्योंकि देवघर में एक चीज शायद तुम लोग को पता है, अधिकतर लोग जितना वही लड़का या लड़की लोग पढ़ने जाता है, अधिकतर कोई आईलैक्स, बिग बाजार, मॉल, फलना ढकना घुसते रहता है, क्योंकि वहां पर क्या ज्यादा लोग जाते हैं, 3-3 कॉलेज है बड़ा बड़ा, तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ की आबादी भी अधिक है। लेकिन सारवा में ऐसा नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब आता है, जबकि गोल्फ कोर्स एक ऐसे स्थान पर बनाया जाता है जहाँ भूमि की लागत सीबीडी की अपेक्षा कम होगी। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा, हम देखो मल्टीप्लेक्स वगैरह हमको प्लान मार्केट में बनाना पड़ेगा तो ज्यादा चलेगा। वहीं अगर गोल्फ कोर्स बनाना है, गोल्फ कोर्स मतलब जहाँ पे गोल्फ वगैरह खेलते हैं, मतलब कि बड़ा सा खेल का मैदान, क्या बीच बाजार में बनाएंगे? नहीं, उसको साइड एरिया में बनाया जाएगा, क्योंकि वहां पर उसका लागत कम लगेगा। दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। कामगार रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करते हैं और अकुशल होते हैं, तो वे क्या करते हैं, मौची, गृहपाल, खानसामा और माली जैसी घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इन्हें कम भुगतान किया जाता है और कर्मियों का यह वर्ग असंगठित है। तो असंगठित वर्ग किसको कहा गया? जो गांव में काम करते हैं उसको असंगठित वर्ग कहा गया। अब ऐसा एक उदाहरण मुंबई की डिब्बा वाला सेवा है, जो नगर में लगभग, ठीक कैसे नहीं हुआ, डिब्बा वाला सेवा का मतलब बता सकते हो? नहीं, मुंबई में, या मुंबई छोड़ा अब तो दिल्ली में भी चल गया है कि भाई हमको खाना खाना है तो वो डिब्बा ला करके घर पहुंचा देता है, ठीक है, उसी को बोला जा रहा है डिब्बा वाला सेवा। नगर में लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को यह चीज उपलब्ध कराई जाती है कि सबके यहाँ जो है खाना पहुंचा दिया। अब आते हैं सेवाएं, नहीं ये तो देख लिए थे। तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न लोग, आज अधिकांश लोग सेवाकर्मी हैं। सेवाएं सभी समाज में उपलब्ध होती है। अधिक विकसित देश में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा है, जबकि अल्पविकसित देशों में 10% से भी कम लोग इस सेवा क्षेत्र में लगे हैं। देखो होता क्या है, सेवा क्षेत्र का इसलिए बढ़ जाता है विकसित देश में, क्योंकि विकसित देश में लोगों के पास इतना समय नहीं है। तो क्या होता है, शहरों में ज्यादा लगे हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, वहां पर 75% से अधिक कर्मी सेवाओं में संलग्न है और इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप में यह अपरिवर्तित है अथवा घट रही है। कारण क्या है, सीधा सा भी हम बोले, मेरे पास जो बच्चे किसान घर के पढ़ने आते हैं, उन लोग का कहना है सर फोन लेकर के खेत में काम करने नहीं कर पाते हैं। अब फोन अगर मेड़ पर रख देते हैं तो डर लगता है चोरी हो जाएगा। अब बिना फोन का हम लोग रह नहीं सकते, इसीलिए हम लोग खेत में काम करने नहीं जाने की बजाय बाहर काम करना पसंद करते हैं, और यही कारण है कि वो लोग उद्योग वगैरह चले जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है पर्यटन। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। प्रमोद का मतलब अभी जस्ट बताए थे, मन लगाना। ठीक है, कुल पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। कितना? 25 करोड़, इतना ज्यादा तृतीय क्रियाकलाप से होता है। आप लोगों को शायद पता है, नहीं, गोवा की अगर बात करें तो गोवा का मेन इनकम किससे होता है? इसी से होता है, बीच से। बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने के लिए। अभी तुम देखो उतरी फॉल ही गया था, खूब मस्ती करके आया है, तो उतरी फॉल वगैरह भी इसलिए फेमस है ना, हमको बोला था, हम गए नहीं। बड़का, तुम्हारा टिकट कट जाएगा, उसके बाद देखेंगे बड़का तुम नहीं जाएगी। हाँ, जा चुकी है, एक बार हम ही नहीं गए, सीधा आदमी हम क्या करेंगे। चल छोड़ो, अभी मत बोल देना कोई कंजूस है। इसके अतिरिक्त पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन और विशेष दुकानें जैसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। पर्यटन अवसंरचना में उद्योग, फुटकर व्यापार, शिल्प उद्योगों को पोषित करता है। शिल्प उद्योग क्यों बोला गया? क्योंकि जब आप लोग किसी घूमने वाले स्थान पे जाते हैं ना, तभी कोई कलाकृति वाला सामान लेते हैं। देखिएगा, अच्छा मूर्ति है, अच्छा प्रतिमा वगैरह है, ये सब चीज वहीं जाके लेते हैं।
कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होता है क्योंकि यह अवकाश की अवधि के अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है। कश्मीर लोग घूमने के लिए जाते हैं तो मौसम देख करके जाएंगे ना, हर मौसम में जाएंगे तो मजा नहीं आएगा जी। ऐसा मौसम में जाना पसंद करते हैं जब पूरा बर्फ हम उससे स्कीइंग कर सकें। क्या हुआ चंदा? सर दर्द कर रहा है। इसका नाम ही चंदा है, रात भर चमकी होगी तो क्या होगा। चलो आगे देखो। और ऊपर से तारा इसी वंश से कल लड़ाई हो गया था तो चंदा और तारा जब छोड़ दिया ना तो चंदा अकेला था, अकेला बोर बहुत ज्यादा हो रहा था। चलो ठीक है, चलो अच्छा आगे देखते हैं। तो पर्यटन आकर्षण। जलवायु। ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग कुलीन विश्राम के लिए उष्ण और धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं। दक्षिण यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन का महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है। अवकाश के शेष मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग सतत तापमान होता है। मतलब सिंपल सा वे में बोले, लोग पर्यटन क्यों करते हैं इसके पीछे का आकर्षण पहला बताया गया जलवायु। अगर कहीं की जलवायु अच्छी है तो लोगों को वह जगह पसंद आती है, फलस्वरूप वहां पर लोग यात्रा करते हैं। दूसरा बोले भूदृश्य। अगर कहीं पे भूदृश्य बहुत अच्छा बनता है जैसे कि पर्वत, झील, दर्शनीय समुद्री तट, ये सब जगह पर लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं। इसके बाद आता है आपका इतिहास और कला। आप लोग एट ए नॉर्मल अगर आप चाहें अजय नदी का पुल पर सामने चले जाइए, बहुत सारे लोग वहां पर सिर्फ उस सुंदर दृश्य को देखने के लिए जाते हैं। इतिहास और कला, कुछ चीज क्या होता है अत्यंत प्राचीन होता है, सुंदर और सुशोभित होता है, इसके कारण भी लोग जाते हैं। संस्कृति और अर्थव्यवस्था। मानव जाति और स्थानीय रीति को पसंद करने वाला पर्यटन को लुभाता है। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की जरूरतों को सस्ते दाम में पूरा करता है तो वह और लोकप्रिय हो जाता है। जैसे कि गोवा में अगर चले जाओ तो गोवा में घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। मतलब सीधा सा बोले होटल अगर हम बुक करते हैं तो एक दिन का कितना चार्ज होगा, 1000। अरे घर में जाके रुकेंगे तो 300 टका में रुक लेंगे। तो वहां पर घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। जैसे कि गोवा में हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग, मतलब ये सब लोग वहां पर बना लेते हैं। आप लोग देखे होंगे सावन का महीना के टाइम में जितना भी सावन का रास्ता में जिधर से हम लोग कांवरिया जल अर्पण करते हैं सबको एक को चौकी बाहर में रख देता है और चौकी पर सोने का सिर्फ 100 रुपया लेता है। हाँ, वहाँ ऐसे ही होता है। आप जब भी पार हो रहे हैं ना वहां पर बाहर में कोई चौकी रख दिया और कुछ नहीं दिया, सिर्फ चौकी। हाँ, 50 से 100 रुपया लेता है। ये नहीं, ये सब जगह के ऊपर डिपेंड करता है। आप मान लेते हैं मैंने आपको 100 रुपया कहा, हो सकता है कहीं 50 में हो, कहीं 500 में हो, वो आपके रूम की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना वो सुविधा मुहैया करा रहा है। तो ये सब एक अच्छा व्यापार बन के उभरा है। अब आता है भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। 2005 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए थे। संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रति वर्ष होने वाली लाखों शल्यकर्मियों की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। अग्रणी देश मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं क्योंकि भारत में इलाज सस्ता है, अन्य देशों में इलाज महंगा है। महानगरों में अवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसे विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ होते हैं। चिकित्सा पर्यटन के अतिरिक्त चिकित्सा परीक्षणों और आंकड़ों के निर्वाचन के बढ़ाए स्रोतन के प्रति भी झुकाव अधिक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या सिर्फ जब भी कोई पर्यटन रोगी आते हैं यहाँ पर तो क्या सिर्फ चिकित्सा करवा के चल जाएंगे? आएंगे तो बाबा मंदिर पूजा कर लेंगे या कुछ और काम कर लेंगे, कहीं ताजमहल घूमने के लिए चले जाएंगे? अरे अगर कोई विदेश से यहाँ पर आ रहा है तो वह उत्तर प्रदेश आगरा जरूर जाएगा, वो बहुत फेमस जगह है भाई, कैसे नहीं जाएगा। और उन लोगों को नहीं लगता जब घूमने निकलता है तो लोग घूम ही लेता है। तुम दुबई घूमने जा सकती है तो वो उत्तर प्रदेश में जा सकता है, कैसे बोला बात, कैसे बोला बात है क्या? तुम दे देखी ना, चलो ठीक है। अब ऐसी बहुत, चलो ठीक है। अच्छा भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंबों के निर्वचन और प्रास्तव्य परीक्षणों तक विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। मतलब चिकित्सा वगैरह बहुत ज्यादा होता है। अब आता है चिकित्सा पर्यटन किसको बोलते हैं?
जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है कि चिकित्सा करने के लिए आए और साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, घूमने के लिए भी चले गए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिकित्सा पर्यटन। अब आता है चतुर्थ क्रियाकलाप। लाइट आ करके चला भी गया, अंदर मोटर चल रहा था। कोपेनहेगन और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य अधिकारी और चिकित्सीय प्रतिलेख के बीच क्या समानता है। देखो अब चतुर्थ क्रियाकलाप के बदले एक होता है डॉक्टर जो इलाज करता है, तृतीय क्रियाकलाप। एक ऐसा डॉक्टर होता है जो सब बात का सर्वेक्षण करता है कि कौन सा दवा किसको दिया जाए जिससे कि डेवलपमेंट बेसी हो सके, तो उसको हम किसमें लेंगे, चतुर्थ क्रियाकलाप में लेंगे, मतलब थोड़ा सा अपर लेवल का चीज। तो ये सभी लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाव में कार्य करते हैं जो ज्ञानोन्मुखी है। इस सेक्टर को चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप में विभक्त किया जाता है। चतुर्थक क्रियाकलाप में कुछ निम्नलिखित है, सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन। अब देखो एक लड़की जो है यहाँ सीढ़ी पर चढ़ गई और दिखा रही है कि पहला प्राथमिक सीढ़ी, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ, फिर पंचम। तो अगर आगे कुछ होगा कि तो इसका आगे अभी कुछ नहीं बनाया है, पांचवें को क्रियाकलाप बोला गया। चतुर्थ सेक्टर आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में तृतीय सेक्टर के साथ चतुर्थक सेक्टर ने सभी प्राथमिक और द्वितीयक रोजगारों को प्रतिस्थापित कर दिया। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत है, कुछ तृतीय कार्य में, कुछ चतुर्थक में। हल्का पलटाने दीजिए। तो ये पंचम क्रियाकलाप की बात करें तो उच्चतम स्तर के निर्णय लेने और नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलाप को निभाते हैं और इनमें और ज्ञान आधारित उद्योगों जो समानता चतुर्थ सेक्टर में जुड़ी होती है में सूक्ष्म अंतर होता है, मतलब बहुत कम अंतर होता है चतुर्थ और पंचम में, मतलब लगभग एक के जैसा है। अब आता है पंचम क्रियाकलाप क्या है। तो पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना करते हैं, पुनर्गठन करते हैं, और ये सारा चीज किसके ऊपर आता है, नई प्रौद्योगिकी के ऊपर आता है। इसके अलावा प्राय ये क्या होते हैं, प्राय ये स्वर्ण कॉलर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, स्वर्ण कॉलर कहे जाते हैं। और ये व्यवसाय तृतीय सेक्टर का एक और उपविभाग है, कहे जाते हैं, इसको इतने तक लिखेगा, अपने मन से ऐड कर दीजिएगा, जाते हैं। मतलब पंचम क्रियाकलाप को क्या बोलते हैं, स्वर्ण कॉलर। और उन्नत अर्थव्यवस्था की संरचना में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इसराइल, फिलीपींस, कोस्टारिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले। अब आता है कॉल सेंटर किसको बोलते हैं, तो बताओगे? कॉल सेंटर हम बताएं? जैसे हाँ बोलिए, सीधा सा भी बोले, कल मेरा सिम2 में फोन आया था, उसमें मेरा रिचार्ज नहीं रहता, कभी भी कंपनी का फोन आया कि आप आशीष बोल रहे हैं, बोले हाँ। फिर वो बोला कि आप रिचार्ज बहुत लंबे टाइम से क्यों नहीं करवा रहे, बोले हाँ मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया है, मेरे पास पैसा कोई कुछ नहीं बचा है। अच्छा बोलता है बब्बा रे करके फोन काट दिया। तो वो इस तरह करके कॉल कर करके सबको कन्विंस करता है कि तुम रिचार्ज करो। तो जो लोग जहाँ से फोन करते हैं सभी लोगों को, उसी को कहा जाता है कॉल सेंटर। ठीक है, ये बड़ी संख्या में खुल गए हैं। और ये क्या है, बाह्य स्रोतन उन देशों से आ रहा है जहाँ सस्ता और कुशल श्रम है। अब देखो कॉल सेंटर के लिए कोई टावर चौक जैसा जगह लेना है, एकदम देहाती जगह ले लो ना, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि लोगों का पैसा कम देना पड़ेगा ना, और हमको फोन ही करवाना है ना, तो फोन करवाएं चाहे हम टावर चौक से करवाएं चाहे वाटर देहात से करवाएं, बात तो बराबर ही है ना। 5% चलिए ठीक है। पंचक सेवाओं की नवीन प्रक्रियाओं में ज्ञान प्रक्रम, बाह्य स्रोतन, केपीओ और होम शेयरिंग जो बाह्य स्रोतन का विकल्प भी है। मतलब बहुत सारी चीजें इसमें, उच्च कुशल कर्मी होते हैं, प्रेरित ज्ञान होता है। ज्ञान प्रक्रम बाह्य स्रोतन का उदाहरण क्या क्या है, ई लर्निंग हो सकता है, व्यवसाय हो सकता है, अनुसंधान हो सकता है, बौद्धिक संपदा हो सकती है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया है, ये आपको पक्का बना लेना है, ये आपका इसी में पहले दिया हुआ था, खोज करके लिखिएगा। लाल कॉलर किसको बोलते हैं, इसका काम क्या है, स्वर्ण कॉलर, श्वेत कॉलर, धूसर, नीला, गुलाबी, सब कॉलर का कार्य का प्रवृत्ति क्या क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ढूंढ करके लिखिएगा आपको। बाह्य स्रोतन क्या है, बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना, दक्षता को सुधारने और लागत को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकर्मन को काम सौंपना है। आप लोग देखते हैं रूम शेयरिंग के जरिए भी बहुत कोई रूम लेते हैं ना, क्या हुआ, लागत घटा ना,
तो ये सब चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे, यहाँ तो नहीं होता है, बट देवघर वगैरह में जो भी ट्यूशन टीचर एक रूम को लेते हैं ना, वहाँ का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो एक ही रूम में 3-4 को टीचर पढ़ाता है। एगो टीचर सुबह को 7 से 9 पढ़ा दिया, दूसरा टीचर जो है आपका 10 से लेकर के 11 पढ़ा लिया, तीसरा टीचर शाम में 4 से 6 पढ़ा लिया। अब बाद में शाम में बच्चा लोग उसमें रहा, अपना रात में वहीं पे सोया, वो लोग फिर उसका दिया, तो 4 गो लड़का लोग मिल करके देता है, तो रूम का सबसे ज़्यादा उपयोग हो गया ना। तो ये सब चीज़ को आप बोल सकते हैं। ये एक बार पढ़ लीजिएगा अपने से, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, आपकी भलाई के लिए ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, आप पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया। आपका काम रहा इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेना। ओके, थैंक यू। और अगर आप मुझे कॉल करना चाहें तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, धन्यवाद भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, और क्लास कोई भी करना हो तो कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।